अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और अब तक यानी कि 1 बजे तक की सारी डेवलपमेंट्स और तज्जिया तबसरों के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो नए इशूज़ उनको डिस्कस करने के लिए हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरे हमेशा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, आप बताएं। सबसे पहले तो वीवर्स को अपने वेलकम करूँगा अपने शो में और उनके लिए दुआए खैर भी करूँगा और जो बकाया दिन है उसकी लिए भी मैं दुआ गूँ कि आपका ये दिन अच्छा गुजरे। जी नाजरीन, आपको पता है कि नया हफ्ता स्टार्ट हो गया और पिछले हफ्ते में बल्कि पिछले से पिछले हफ्ते से देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ जो है वो लैग करना शुरू हो गई, जो हमारी दहशतगर्दी बढ़ गई है और सिक्योरिटी की जो हमें अशद ज़रूरत करनी पड़ रही है ना, वो ये है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद कराने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। बलोचिस्तान और KPK में बहुत बुरी सूरत हाल स्टार्ट हो चुकी हुई है और आपको पता है जैसे कि दहशतगर्दी के वाक़यात इस्लामाबाद तक पहुँच गई है। अब और दहशतगर्दी जो वाक़यात है बहुत ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। इसके बेसिकली जब ये स्टार्ट हुए हैं तो अब जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और उसके ऊपर सिविल और अस्करी, आपको पता है क़यादत इसके अंदर हमेशा से शिरकत करते हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग लैक कर रहे हैं, क्या चीज़ जो है हमें फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ज़रूर करने चाहिए। और ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने शुरू हो गए हैं ना सर, ये अलार्मिंग है, इट्स वेरी अलार्मिंग है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली अपने जो शोज़ पे भी नाज़रीन हम बात करते जा रहे थे, हम कह रहे थे अलार्मिंग होता जा रहा है और अब जो दहशतगर्दी है वो बढ़ती जा रही है। अब कहीं और एक दूसरे की खींचातानी अपनी जगह पर, पाकिस्तान बचाने की जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान लबीबा बहुत गोनागो मसाइल का शिकार है। इकोनॉमी का हमारे मसाइल बहुत शदीद तर हो चुके हैं, पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो बड़ा शदीद हो चुका है और उसमें अब जब आप देखते हैं कि जाहिर है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये सारा जो है दहशतगर्दी सरहद पार से आ रही है जिसका शिकार हम 1979 से हैं। तो उस मामले में तब जाहिर है कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान तो जोड़कर बैठने की जरूरत है इस टाइम पर। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जाहिर है कि हमारी फौज पाकिस्तान तो इससे नबर्द आजमा हो रही है। और कल भी आप देखें कि कैप्टन समेत 5 जो है जवान वो शहीद हुए हैं। कौम का लहू बह रहा है, कौम की माओं की गोद उजड़ रही है और पाकिस्तान की फौज की जो खिदमात है उन पे ऊपर तो डाउट कोई नहीं है। लेकिन इसके ऊपर काबू तभी पाया जा सकता है कि जब सारे स्टेक होल्डर्स, इवन अवाम भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। और ये दहशतगर्दी जो एक अफरियत था जिसने हमारे 80,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया और उनकी जानें गई, तो आज फिर अगर शुरू हो गया है तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे इंटरनेशनल जो सिचुएशन है और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है। मैं जैसे पहले आपको कह चुका हूँ कि हम बड़े शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स है, रिजर्व्स हमारे $6,000 रह गए, मतलब ठीक है जी। और उसके बाद ये काम शुरू हो गया, ये बहुत अलार्मिंग है। हमारे साथ गेस्ट है, जरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए लबीबा उनका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज रशीद साहब, वेलकम टू द शो। मुल्क में जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला है, इस पर वज़ीर आज़म का कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का जो कमेटी है उसको बुलाने का फैसला किया है। हाउ डू यू सी कि ये जो इस वक्त प्रेजेंट एक वेव आई है दहशतगर्दी की, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी नज़र इंटरनेशनली और लोकल तो होती है लेकिन इंटरनेशनली भी आपकी नज़र इस पर रहती है। देखिए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से तकरीबन छुटकारा हासिल कर लिया था। एग्रीड। जिस तरह इस अफगानिस्तान के हालात मुस्तहकम होते चले गए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उन पर भी काबू पाना जो है मुमकिन होता चला गया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त है, उनके लिए अपने उन तमाम ग्रोहों को काबू करना, उनकी एक्टिविटीज को रोकना उस तरह मुमकिन नहीं रहा जिस तरह से माजी के उन सालों में मुमकिन था जब दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए थे। ये एक ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में भी एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो जिसका कंट्रोल अपने तमाम इलाकों पर हो और उन इलाकों में जो मुख्तलिफ धड़े हैं जो दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं, वार लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं आप, उनको रोका जा सके। राइट।
नहीं तो इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल आप क्या देख रहे हैं? क्या मतलब जब ये गवर्नमेंट आई है अप्रैल के बाद, इत्तेहादी गवर्नमेंट, इसके भी उसमें कोई असर सूख कम हुआ जो अफगानी मामलात थे उनमें, या उनके साथ अफगानी हुकूमत के साथ इंटरेक्शन में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर दहशतगर्दी तो उसी पार से हो रही है ना जी। हमारी बाढ़ भी उखाड़ फेंकी उन्होंने। ये इसका तल्लुक शायद रियासतों के मामलात से है। अदमी इस्तेहकाम जो है, पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मजबूत अदारे मौजूद हैं जिनकी वजह से लाकानूनियत करने वाले या दहशतगर्दी करने वाले जो है उन पर काबू पाना, उन्हें रोकना आसान रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अफगानिस्तान में तो इस वक्त कोई मरकजी कुव्वत मौजूद नहीं है। हर एक के हाथ में बंदूक है और वो जिस जगह पर बैठा हुआ है उस पे वो अपने आप को हुक्मरान समझता है। और सरहद से बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद जो है वो इतनी तवील सरहद है कि उस पे लोगों को आने जाने से रोकना जो है वो भी मुमकिन नहीं रहता। फिर हमारे उनके साथ बड़े तारीखी और कदीमी तल्लुकात हैं, खानदान है जो सरहद के दोनों तरफ है, बिल्कुल ठीक रहते हैं, और ये इंसानियत का भी मामलात होते हैं। वो यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं, तिजारत के लिए भी आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी आते हैं। हमारी तरफ से लोग जाते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस तरह की सरहद पर फिर ये सदियों से सिलसिला जारी है, ये आज से तो जारी नहीं है। तो आना जाना इन इलाकों में रहता है, तो इस तरह की सरहदों को बाढ़ लगा के या दूसरे ताकत के जरिए से रोकना जो है वो भी मुमकिन नहीं है। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अमेरिका जो है मैक्सिको की जो सरहद है उसको नहीं बंद कर सका, तो हमसे तो वो खैर बहुत पावरफुल है। परवेज़ रशीद साहब, इस सारी सिचुएशन में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो रोल है इस वक्त, तमाम हल्के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तमाम दुनिया के दौरे कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान का रुख नहीं किया। हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये अफराद का मामला नहीं होता। वजारत खारजा जो है वो मुकम्मल तरीके से, और दूसरे हमारे मुल्क की सलामती के अदारे हैं वो सब अपना किरदार अदा करते रहते हैं, और अफगानिस्तान के साथ जो मुतल्लिका लोग होते हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं। हमारी जो वज़ीर ममलकत हैं वो तशरीफ भी ले गई थी। जिस सतह की बातचीत करनी होती है उसी सतह का नुमाइंदा वो नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सफीर भी मौजूद हैं, और दूसरी सतहों पर भी बातचीत होती रहती है। तो राब्ते की हद तक तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि उनके साथ राब्ता हो। उनके साथ मुकम्मल राब्ता उनके मुतल्लिका अदारों के साथ, हमारे मुतल्लिका अदारों का रहता है। परवेज़ रशीद साहब, माजी में हमने देखा कि एक ट्राइका थी CIA रहा और पेंटागन उसकी CIA रहा मोसाद की, ठीक है जी, उसको थोड़ा सा चेंज हो गया, अब उसमें इंडिया शामिल हो गया। तो उसमें आप समझते हैं कि ये ट्राइका जो है इस वक्त भी पाकिस्तान को, जाहिर है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और वो माजी में अफगानिस्तान से हमें हिट करता रहा है, उसको यूज़ करता रहा है, तो अभी भी ऐसा फैक्टर आपको नज़र आता है कोई? जी, कलमा गो लोग हैं जो हम आवर होते हैं, और कलमा गो लोग हैं जो हमले का निशाना बनते हैं। तो हमें अपने मामलात को खुद ही सुलझाना होगा। इसमें आपको कुछ अमेरिकन रोल नज़र आ रहा है? क्योंकि माजी में जाहिर है कि अमेरिकन को जब ये रजीम चेंज हुआ इसमें अफगानिस्तान में, तो ये कहा गया कि अमेरिका यहाँ से चला गया, लेकिन वो बात का शवाहिद ने बताया कि अमेरिका स्टिल देयर इन्फ्लुएंस इज देयर। तो इसमें जो सारा कुछ अब की जो हुकूमत तालिबान कर रही है और पाकिस्तान को जो इंसर्जेंसी बड़ी शदीद इस वक्त हमें उसका सामना है, तो इसमें कोई रोल इंडिया अमेरिका का आपको नजर आता है या इसराइल का? मैंने आपसे कहा कि दोनों तरफ के कलमा गो लोग ही निशाना बनते भी हैं और निशाना बनाने वाले भी हैं। हमें अपने मामलात को खुद दुरुस्त करना होगा। जहाँ तक बाहर के लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनके अपने अपने मफादात जरूर होते हैं, वो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अगर उन कमजोरियों को जन्म ना लेने दें तो कोई किसी का फिर कोई नुकसान नहीं कर सकता। हमें अपनी कमजोरियां, खामियां जो हमारे इन दोस्तों की वजह से पैदा हुई हैं उनको दूर करना
उनका भी फर्ज है और हमें उनको ऐसे हालात और मामला देने चाहिए कि जिनकी वजह से वो इन चीजों से बाज रह सकें और इन चीजों से उन्हें दूर रखा जा सके। परवेज रशीद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आपका एक लॉन्ग स्टैंडिंग है पॉलिटिक्स में। आप क्या समझते हैं कि इस जो मौजूदा पोजीशन है पाक अफगान टाइज के, उसकी जो उसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो यही है कि बंदूक को सबसे पहले रखा जाए। राइट। बंदूक के जरिए मामलात को तय करने की कोशिश न की जाए। इसमें इनिशिएटिव कौन लेगा, कौन रखवाएगा बंदूक को, साइड पे कौन रखवाएगा, आप क्या समझते हैं? जी, जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है उनको काबुल का फर्ज है कि काबुल उनकी बंदूक जो है उनके हाथ से लेके रख दे, इसलिए कि ना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फतह करना है और ना अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फतह करना है। उन्हें अपने मुल्क पे हुकूमत करनी है और अपने अवाम की खिदमत करनी है। हमने अपने मुल्क में अपने अवाम की खिदमत करनी है। पाकिस्तान ने कोई बंदूक अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं उठाई, लिहाजा अफगानिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाता है तो उस बंदूक को बेअसर करना काबुल में बैठे हुक्मरानों का फर्ज है। राइट जी। हम थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और पोलराइजेशन पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुका पीडीएम और पीटीआई की जो जंग है बाज़ाहिर नजर आ रहा है। पहली बात है कि मैं तो लफ्ज़ जंग नहीं कहता, सियासी जंग, सॉरी सियासी जंग भी नहीं होती, सियासत में जंग नहीं होती। सियासत में मुकाबला होता है, सियासत में इख्तलाफ होता है और सियासत में मफाहमत होती है, सियासत में मज़ाहमत होती है, जंग नहीं होती है। और सियासत में सियासत के प्लेटफॉर्म होते हैं। कोई एक सियासी कुव्वत अगर उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती है तो फिर ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जो तकलीफदेह हो जाती है। सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी सियासत का इख्तलाफ जो है उसको जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है उसमें आके उसको अदा करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि इस पार्लियामेंट में मैं सिर्फ मौजूद होऊंगा और दूसरा किसी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो ये तो फिर आपने पार्लियामेंट के तसव्वुर ही की नफी कर दी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जो सबको मौका देता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपनी अपनी बात करते हैं और फिर उस प्लेटफॉर्म पे आप हल तजवीज़ करते हैं और उसके मुताबिक मुल्क के मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं। तो जो कुव्वतें इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई हैं ये उनका फर्ज है। राइट, पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। लेकिन परवेज रशीद साहब, एक जब रेजिग्नेशंस आ गए और पीडीएम के जो स्पीकर भी हैं, गवर्नमेंट भी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये भी तो आप तो पुराने डेमोक्रेट हैं, आप नहीं समझते कि उनके रेजिग्नेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट करके तो वहाँ पे बाई इलेक्शंस करवा देने चाहिए थे हुकूमत को? ये अगर रेजिग्नेशन को हम बंदूक की तरह इस्तेमाल करेंगे कि मेरी बात मानो, तो ये ऐसे ही कि जैसे किसी कनपट्टी पे बंदूक रख के आप कहते हैं कि मेरी बात को मानो, और फिर तो कभी भी हुकूमत कोई भी पार्लियामेंट काम नहीं कर सकेगी। आज ये अंदर आ जाएंगे और जो अंदर वाले हैं वो बाहर चले जाएंगे, फिर वो रेजिग्नेशन दे के बैठ जाएंगे कि अब हम हमारे रेजिग्नेशन मानो और तुम इसको पार्लियामेंट को चलते। क्या पार्लियामेंट लोग आपको इसलिए वोट देते हैं कि पहले मैं वोट दे के आपको पार्लियामेंट में भेजूंगा और आप पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करने की बजाय आप इस्तीफे को बंदूक की तरह लहराना शुरू कर देंगे और अपनी बात को बंदूक की इस्तीफे की ताकत से मनवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, धरने करना, इस्तीफे देना, पार्लियामेंट को तोड़ना, ये सारे मनफी सियासत का हिस्सा है। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते होते, ना पार्लियामेंट चलती होती। अगर पार्लियामेंट को चलना है तो आपको अपनी बात दलील से मनवानी है, आपको इस्तीफे की बंदूक से बात नहीं मनवानी। लेकिन परवेज रशीद साहब, मैं देख रहा हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप जैसे मुतदल मिजाज सियासतदान जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अब पीडीएम के भी जो
सरकर्दा लीडरान हैं या रहनुमा हैं, वो भी इस जो एक अलाव चल रहा है, मैं अलाव ही कहूँगा उसको, आप चाहे डिफर कीजिए, पॉलिटिकल जो इस वक्त उसमें वो भी तेल पे जो ऐसी बात करते हैं कि वो भड़काव बढ़ जाता है। और आप जैसे अगर सियासतदान आगे आए तो दोनों सियासी कुव्वतों को जो आमने सामने हैं इस वक्त, उनको किसी मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, ये खिलाड़ियों से ज्यादा टीम के जो कप्तान है वो रवैयों का तयन करते हैं। और अगर एक टीम का कप्तान जो है वो तल्ख लहजे में बात करेगा, वो दूसरों को गालियां देगा, वो दूसरों पर इल्जाम लगाएगा, और जिन इल्जामात से बैनुल अक़वामी अदालतों ने फारग कर दिया, लोगों को बरी कर दिया, उनकी बेगुनाही को तस्लीम कर लिया है, उन इल्जामात को भी दोहराता रहेगा तो इससे रवैयों में तल्खी पैदा होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगले इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? बताया कि आपकी लीडरशिप तो यही कह रही है कि ये अक्टूबर में होंगे, तो आपको कुछ अर्ली होते इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं? मेरा हमेशा से ये ईमान रहा है कि हमें इंतखाबात अपने वक्त पर ही कराने चाहिए, ना वक्त से देर से कराने चाहिए और ना वक्त से पहले कराने चाहिए। अगर आज भी पाकिस्तान को जरूरत है कि हर पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, और अगर इससे पहले पाकिस्तान में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो इस पार्लियामेंट को भी अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि हम भी दुनिया को कह सकें कि हमने अपनी पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने की हैट्रिक की है। परवेज रशीद साहब, आप 50 साल मेरे ख्याल में हो गए आपको सियासत में, आपने हर लेवल की सियासत की, स्टूडेंट सियासत भी की। आज जो अवाम का हाल है और इस गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरीके से अवाम का माशी कत्लेआम हो गया और जिस तरह लोग परेशान हैं और बेबसी के आलम में हैं, आप कैसे देखते हैं कि, और इस पे एक परसेप्शन जो है आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से भी और अवाम का भी ये है कि आप अर्ली इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि गवर्नेंस में फेलियर हो गया वफाकी हुकूमत का, महंगाई के लिए, महंगाई और बाकी मामलात। तो अगर आज इलेक्शन हो जाएंगे तो जो भी इलेक्ट होके आएगा, जो भी आएगा इलेक्ट, अगर ये इलेक्ट होके दोबारा आ जाते हैं या कोई दूसरा इलेक्ट होके आ जाता है, तो वो इस महंगाई को कैसे खत्म करेगा? देखिए, इस महंगाई की बुनियादें 2016-17 में रख दी गई थी, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे बेबुनियाद किस्म की इल्जाम में उनकी वजारत उस्मा को खत्म किया गया और फिर उनसे उनकी पार्टी की सदारत भी छीन ली गई, और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन जिस तरीके से हुए उसके बारे में, तब जिनको इलेक्शन जिन्होंने जीता था वो खुद बार बार कहते हैं कि कल सदर अलवी साहब का भी बयान आ गया कि बाजवा साहब ने हमारी इलेक्शन में मदद की, सेनेट के इलेक्शन में मदद की और दूसरे इलेक्शन में मदद की। तो जिस तरीके से 2017 के बाद सियासत को हाईजैक किया गया और उसके नतीजे में जो वाकयात हुए, उसने आज की इक्तिसादी सूरत हाल को पैदा किया है। नहीं तो 2016-17 तक तो पाकिस्तान में महंगाई 4% से भी कम थी और तरक्की जो थी वो 6% के हिसाब से जा रही थी। तो इसलिए इसको बहुत महदूद नजर से देखना, कोता नजरी से देखना जो है वो बेशक दुरुस्त अमल नहीं है। हमें पूरी तस्वीर जो है, लार्जर पिक्चर जो है पाकिस्तान की, उसको देखना चाहिए। परवेज रशीद साहब, ये आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन ये क्लेम तो इमरान खान साहब भी करते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई तो हमारी जो तरक्की की शरह थी वो 6 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अवाम की हालत है तो उधर भी खराब थी, आज भी खराब है। नहीं काशिफ साहब, उनकी तरक्की की जो शरह थी उसके बारे में मार्केट में और मंडी में जो लोग तबसरे करते थे वो रिकॉर्ड सारा टेलीविजन स्टेशनों पर मौजूद है, और अगर आप अपनी आर्काइव को ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। परवेज रशीद साहब, इस बदतरीन माशी सूरत हाल से निकलने का आपके पास क्या सलूशन है? क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि अवाम की सियासत आपने की है सारी उम्र, और इस वक्त अवाम की हालत जार जो है वो आपकी जो PDM की गवर्नमेंट है, बल्कि वो नून लीग की ही गवर्नमेंट मैं तो कहूँगा उसको, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उससे लोग जो हैं खफा हैं। लोगों के मसाइल जरूर हल करने चाहिए, लोगों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन
जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसमें जो जोर और ताकत का इस्तेमाल सियासत में किया जा रहा है पिछले एक अरसे से, अगर आप लोगों को हर दूसरे दिन सड़कों पर लेकर आ जाएंगे तो मार्केट कॉन्फिडेंस भी इसमें खराब होता है। बैनुल अक़वामी दुनिया भी देख रही होती है कि एक कश्मकश का शिकार मुल्क है, लिहाजा इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं। और आप इस सारी सूरत हाल को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जमहूरी रवैये जो हैं उनको जमहूरियत के मुताबिक बनाना होगा, ताकि मार्केट कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो और बैनुल अक़वामी दुनिया भी हमारे पे एतमाद करना शुरू कर दे। आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा इसके लिए? जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने जमहूरी रवैये जो हैं उनको दुरुस्त करना होगा, ताकि दुनिया का एतमाद हमारे पे बहैसियत रियासत के बेहतर होना शुरू हो जी। और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी का अमल शुरू हो। परवेज रशीद साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सेनेटर आजम समाती की जो जमानत बाद उस गिरफ्तारी की डेट है उसको उन्होंने एक हफ्ते के बाद की डेट दे दी। हाउ डू यू सी कि जो इस किस्म की गिरफ्तारी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप माजी में आप भी कॉमरेड थे, अभी भी कॉमरेड भी रहे हैं और आपकी बड़ी तवील जद्दोजहद है मार्शल लॉ के खिलाफ। देखिए, अदालत का मामला है, मैं तो उसमें अब बोलना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इंसानी हुकूक जो है, इज्जत नफ्स जो है, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अगर किसी के मुंह से कोई तल्ख बात, कोई तेज बात निकलती है तो हमें एक तो बर्दाश्त का, तहम्मुल का भी सबूत देना चाहिए और सियासतदानों पर भी ये फर्ज आयद होता है कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, कि वो अपनी गुफ्तगू में अपने जमहूरी रवैये रखें, वो दूसरों की तजलील करने में, दूसरों पर इल्जाम लगाने में बेबाक ना हो और फिर जो बात ऐसी भी ना करें कि जब वो बात निकल जाए और फिर वो बात भुगतनी पड़े तो फिर आप ये कहना शुरू करें कि मैंने तो जी ये बात कही नहीं है, ये ट्वीट मैंने की नहीं है, ये तो ट्वीट ही किसी और ने की है। हमें अपने रवैयों को भी दुरुस्त करना चाहिए और रियासत को भी चाहिए कि वो शख्सी आज़ादियों का, इज़हार राय की आज़ादियों का एहतराम करें। परवेज रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि माजी में आप खुद रियासती तशद्दुद का बारहा निशाना भी बने। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्या मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू हिम, आई नो। जी, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारी जमात ये मुनासिब समझेगी कि अब उन्हें वापस आना चाहिए तो हम उन्हें दावत देंगे और उनका इस्तकबाल का इंतजाम करेंगे और उन्हें वापस पाकिस्तान। कब तक उम्मीद रखें कि मियां साहब वापस आ जाएंगे? ये जमात ने इज्तिमाई तौर पर फैसला करना है। जमात जब इज्तिमाई फैसला करेगी हम यकीनन उसका ऐलान आपके सामने करेंगे। परवेज रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दैट। आपकी बहुत मेहरबानी जी। आपने देखा परवेज रशीद साहब अपनी जो है, क्योंकि मुतदल मिजाज हैं उनके साथ, और मैं आपको बता दूं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब इनसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते। और मतलब इट्स ए सरप्राइज फॉर मी कि ये साइड पे हैं, दो धड़े हैं इस वक्त। ठीक है जी, वो समझ से बाहर है क्या है क्या ये नहीं समझ ज़ाहिर है कि ये आप साइड पे बैठे हैं। ऐसे जो आप जिस तरह मुतदिल सियासतदानों की बात कर रहे थे ना, मैं वही बात करी हूँ कि कमर ज़मान कायरा साहब को सुन लें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। समझने की बात है कि गवर्नर साहब ये काम में महीना पहले भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। कमर ज़मान कायरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब जैसे ही दोबारा वो मेरे ख्याल से टेक्निकल कोई इशू हुआ है, आएगा दोबारा तुमसे बात टेक्निकल इशू कमर ज़मान कायरा साहब के साथ हुआ कि मवासलाती रास्ते में हुआ। ये इसे कहते हैं श्वाओं का चक्कर। ये श्वाओं का चक्कर था। एग्जैक्टली। वापस अच्छा, आप देखें ना कि मैं अभी परवेज रशीद साहब की बात कर रहा था कि एक वक्त में आपको पता है कि ये ही बस मतलब ये स्पीयरहेड करते थे सारा कुछ, तो अब ये साइड पे हैं थोड़ा सा। थे ऑब्वियसली बैठते थे और उन सारी मीटिंग्स में बैठते थे जहां होते थे। एग्जैक्टली जो सारी मरियम नवाज शरीफ की कैंपेन भी ये चलाते रहे। कायरा साहब की तरफ चलते हैं। खान साहब नफरत के घोड़े पे ना बैठे होते, अना के घोड़े पे ना बैठे होते तो चीजें बहुत बेहतर होती, खराबियां सारी दूर ना हो जाती। ये ग्रेजुअली होनी है, जंप लगा के नहीं होनी। मैंने पहले भी कहा ना कि ख्वाब जरूर देखिए,
शराब नहीं, क्योंकि शराबों से कभी मंजिलें नहीं मिलती, ख्वाबों से मंजिलें मिलती हैं। तो अगर खान साहब सिर्फ ये कर लेते कि असेंबलियों में इनको चलने देते, यही हमारी कोशिश थी। गवर्नर साहब को जब ये तसल्ली हो गई, हमें तसल्ली हो गई कि अब खान साहब ये असेंबलियां तोड़ने का इरादा तहिया किए बैठे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 23 तारीख को मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहे थे, वो जाके चीफ मिनिस्टर साहब उनको समझा भी रहे थे, चौधरी परवेज इलाही साहब, और वो कह रहे थे कि नहीं, हमें असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए। वो कह रहे थे कि असेंबली के 99% जो मेंबरान हैं वो नहीं चाहते असेंबलियां तोड़ी जाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा है कि मार्च अप्रैल तक चलने दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अल्टीमेटली कहा जी 15-20 दिन तो चलने दें, अगला साल तो शुरू हो जाए। शायद उन्हें असेंबलियों के तसलसल से ज़्यादा जो 3rd क्वार्टर की रिलीज़ है डेवलपमेंट की, बजट की, शायद उसकी ज़्यादा जल्दी है, उसके ज़्यादा फिक्र है। लेकिन वो भी जब कह रहे थे तो गवर्नर साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं पहले ये तो चेक किया जाए कि अगर असेंबली तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल करना, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, इसमें कोई शक नहीं, ये आईन इख्तियार देता है। लेकिन गवर्नर साहब का भी ये फ़र्ज़ है कि जब उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हों और जो बंदा अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो खुद कह रहा है कि मेरे साथ वो लोग नहीं हैं, मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं चाहते, तो उनको फिर ये असर्टेन करना था कि इस बंदे के पास वो मेजॉरिटी का एतमाद भी है कि नहीं। वजीर आला, वजीर आजम ये अपना इख्तियार उस असेंबली के अंदर बैठे हुए जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, जो वोट्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर उनके पास वो हक नहीं रहता, उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं रहती, तो फिर उनको इतने बड़े फैसले करना, बल्कि फैसले करने का हक नहीं रहता। और ख़ास तौर पे इतने बड़ा फैसला जो कि जमहूरियत पे या सियासी निज़ाम पे एक हमला है पूरा। तो उन्होंने ये कहा कि आप एतमाद का वोट लीजिए। उसके ऊपर एक हंगामा हो गया कि जी बजट हो सकता है, सेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप सब ने देखा ना जी, अभी पिछले दिनों दोपहर के बाद जॉइंट सिटिंग हुई, शाम को कौमी असम्बली का इजलास हुआ ना जी। तो ये काम क्या वहां नहीं हो सकता था? वोट तो आपके पूरे थे, कह रहे हैं ना पूरे थे। फिर एक हंगामा शुरू कर दिया कि जी वोट खरीदे जा रहे हैं, यहाँ सिंध हाउस खुल गया है, फलान हो गया है। हाँ ये भी है, सिंध हाउस के बारे में भी बहुत बातें हुई और बहुत बातें होती हैं। सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए नूर आलम खान को पीपल्स पार्टी ले आई थी, जो बंदा 2 साल पहले आपको गालियां दे रहा था असेंबली में खड़े होकर और आपके कसीदे पढ़ रहा था। क्या वो उस वक्त आके उसने अपना फैसला किया जब इमरान खान के खिलाफत में एतमाद आई? राजा रियाज साहब ने उस वक्त किया। बाकी मेंबरान जो हैं उनका तो बाकायदा असेंबली के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर, वो खान साहब मीडिया के ऊपर, वो खान साहब के खिलाफ उनकी हुकूमत में मौजूद थे। अगर वो सिंध हाउस में जाके प्रोटेक्शन लेके बैठे, उस पर कहा गया जी बोरियां आ गई, पैसे खुल गए, फलान हो गया। अब यही मुगलजात जो हैं ये लाहौर के बारे में कही जा रही है। जरा गौर कीजिए, और मैं कहूंगा कौम से कि जरूर इस पे गौर कीजिए। एक तरफ फरमा रहे हैं कि हमारे वोट पूरे हैं, हमारे पास 177 वोट हैं और 178 यानी 1 वोट स्पीकर साहब का है, 177 हैं, 10 वोट काफ लीग के हैं, 187 हैं। एक तरफ ये फरमा रहे हैं और फलां इजलास में आए तो पूरे थे, फलां इजलास में आए तो पूरे, पार्लिमानी पार्टी में आए तो पूरे थे। दूसरी तरफ कह रहे हैं वोट खरीद रहे हैं। भाई बंदे आपके पास पूरे हैं, वोट आपके पास पूरे हैं, तो खरीद कहां से रहे हैं? किसको खरीद रहे हैं? कौन बिक रहा है? किसी का नाम नहीं ले रहे। और मैं आज पीटीआई के मेंबरान को भी कहूंगा कि इस तरह टोटलिटी में एन ब्लॉक करके इस्लामाबाद में आपको पता है मशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि नफ़रत और इंतहा पसंद जो रवैया है, इंतहा पसंदी रवैया है ना, उसका बहुत बहुत ख़तरनाक हो चुका है। वो ये मोदी निज़ाम अभी ठहरा रहे थे कि इमरान खान का जो इंतहा पसंद और जो इंतशार का रवैया ना, वो जो है ये बायस बन रहा है दहशत गर्दी में जिस तरह से है। और मोदी के वाले से भी बात करते हुए जा रहे थे, कह रहे थे कि भाई मोदी का भी जो सिलसिला है वो कमरुज़्ज़मान कायरा हो, वो ख्वाजा आसिफ हो या फिर कोई पीटीआई का जो है हॉक हो, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पॉलिटिकल आप जो ओपोनेंट्स हैं उनको आप सारा जो है जिम्मेदार करार दे दे। और नहीं, वो केपीके में भी हो रहे हैं ना, वो केपीपी की हुकूमत तो आपको पता है फिर इमरान खान की, इसलिए वो बात कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में तो केपीके उसकी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है,
देखिए ये जो दहशतगर्दी के मामलात हैं ये हमारे बॉर्डर से मिले, यस बॉर्डर से, और इनको जाहिर है कि इनको कू करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, लेकिन इवन देन लेकिन उसके लिए अगर आप अपने ओपोनेंट गवरमेंट को मतलब तो होता ही है, तो गलत है ना। क्यों देखिए ना आप इस वक्त जिस दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है, ओपोनेंट में फेंकने को कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे गोली इस टाइम पर चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम सारे मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जिस किस्म की एक दूसरे के ऊपर मिलाइनिंग हो रही है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तान इस जो मौजूदा सूरत हाल है उस तनाज़र में इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और खुदा का नाम है कि आप लोग अवाम की कोई वेलफेयर की बात करें, अवाम को दहशतगर्दी से निजात दिलाने की बात करें, इकोनॉमी के रिवाइवल की कोई बात करें, मसला यहाँ ये ब्लेमिंग गेम स्टार्ट हो जाती है यहाँ और अवाम मतलब अवाम पीपल आर सिक कि अब वो ये बातें नहीं सुनना चाह रहे दोनों तरफ से, पीडीएम की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। और खुदारा अवाम के लिए कुछ करें, दहशतगर्दी को ख़त्म करें। आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, 6,000 अरब डॉलर आपके पास जो है आपके रिजर्व रह गए हैं, आपके पास पेट्रोल नहीं है, लोड शेडिंग शुरू हो गई, लोड शेडिंग शुरू हो गई, और आने वाले दिनों में कह रहे हैं जी आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है जी। और आप बाकी आप देख लीजिए आपकी अशिया सरफ जो है नापैद ही समझे कि जो आउट ऑफ रीच होगा आम आवाम के, तो वो आप खरीद नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से अब दवा तो करने का टाइम नहीं है, अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहाँ मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। और अब हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुद्दत जो होती है वह कौमी असम्बली की मुद्दत एग्जैक्टली वो होती है 5 साल की, लेकिन PIDE, हाँ जी एग्जैक्टली, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में PIDE यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जानिब से ये एक तजवीज़ पेश की गई कि जो मुद्दत है कौमी असम्बली की वो 3 साल कर दी जाए, 3 साल कर दी गई है, कर दी जाए एग्जैक्टली कर दी जाए। लेकिन अब मसला सिर्फ इतना सा है कि ये बात कही गई है मकाना तौर पर ये नहीं होनी चाहिए, ये फवाद चौधरी की जानिब से कही गई है, तो इसके ऊपर हम बात करते चल रहे हैं कि लबीबा आप जो बात कर रही है ना कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर इसका कहना बनता क्या, पहले रेलेवेंस में जानना चाह रही थी। एक तजवीज़ दी गई है, बहुत सारे मुल्कों में 4 साल भी है और मेरे ख्याल में कुछ ममालिक में 3 साल भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो आपकी, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं और हमारे हर गवर्नमेंट जो आती है वो डेवलपमेंट करती है, उसमें से खाते भी हैं लगाते भी हैं, तो 3 साल में कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती है। और फिर ये पाकिस्तान में ही होता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स खत्म करके 5 साल के टेन्योर की बात हो रही है, 5 साल के टेन्योर की बात हो रही है, और उसके बाद फिर 3 साल में, मतलब लाइक क्या तजवीज़ उन्होंने क्या कहा होगा कि 3 और 5 के बीच। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि 3 साल की ऐसी किसी सजेशन से हो नहीं सकती है, इसके लिए पार्लियामेंट से अमेंडमेंट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए ये सिर्फ एक तजवीज़ है, माननी तो वो एक अलग बात है, वो तजवीज़ दी गई है। राना साहब वेलकम टू द शो। हाँ जी, राना मुबश्शिर साहब ने हमें उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक में इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है जिन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, लेकिन 11 जनवरी से पहले इत्मीनान का वोट हम हासिल कर लेंगे पंजाब असम्बली में। हाउ डू यू सी इट? राब्ता क्यों नहीं है जी, सिंपल सी बात है, राब्ता है। आरिफ अलवी साहब राब्ता कर रहे हैं, ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे हैं, द गवर्नमेंट, पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड PTI वालास दे आर टॉकिंग। इसमें कौन सा नहीं, कैसे नहीं है राब्ता, बिल्कुल राब्ता है, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीटी-ग्रीटीज। सो उसमें राब्ता नहीं है तो मुझे तो नहीं समझ आती खान साहब कैसे कह रहे हैं राब्ता नहीं है, बिल्कुल राब्ता है। और बैकडोर डिप्लोमेसी आपको पता है कभी बंद होती नहीं है, किसी जगह पे आज तक बंद हुई नहीं बैकडोर डिप्लोमेसी, वो तो और चलती रहती है। राना साहब क्योंकि गवर्नर तो जाहिर है कि अलामती जो सरबराह है बल्कि आइनी सरबराह है, वो तो सबके सरबराह हुए ना, तो जब सदर पाकिस्तान, तो जब सदर बन जाए फिर तो वो तमाम पार्टीज के तमाम आवाम के सदर हैं ना जी। अगर उनका राब्ता है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मतलब है कि हमारा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। I don't buy this, to be very honest. I don't buy this, क्योंकि बेसिकली देखें हम लोग समझते हैं इस चीज को, हम वैसे जो उसको कवर अप कर ले चीजों को, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आई पर्सनली थिंक देयर आर 2 people talking to them, और उनका राब्ता है, बिल्कुल है। मिनिस्टर्स रह चुके हैं PTI की हुकूमत में और उनके राब्ते हैं, बिल्कुल है उनके राब्ते। Why don't you name them?
बेसिकली इसमें तो एक वो हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब से पहले ब्रिगेडियर साहब जो थे उनका राब्ता रहा है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब खुद भी बात करते रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड मतलब इन लोगों के राब्ते रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। हाँ, वी डोंट रिपोर्ट इट, people don't report it, but then again, राब्ते तो हैं। राब्ते हैं। But they meet up in the drawing rooms, they meet up in the get-togethers, and they meet up whenever they want to meet up. इसमें कोई restriction नहीं है। They do convey the messages, and the communication is very much there. Okay. हाँ, इसमें ये जरूर हो जाता है कि कभी जो PTI की तरफ से जो नुमाइंदगान है वो नहीं रहते, दूसरे चेंज हो जाते हैं, या कोई हार्ड फीलिंग्स हो जाती है, या कोई थोड़ी सी टेंशन हो जाती है बिटवीन ईच अदर, तो वो पार्टी बंदे चेंज हो जाते हैं। बट राब्ते तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल अच्छा। कोई ऐसा मसला नहीं कि राब्ते नहीं है। हाँ, ये कहा जाए कि जी इलेक्शन करा दियो तो इलेक्शन करा लवांगे, तो इलेक्शन की डेट है रख दो तो रख दो, उस किस्म के राब्ते नहीं है। राणा साहब, पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई उसमें चीफ सेक्रेटरी का रोल भी बड़ा जो है मीडिया ने उछाला। वेराज मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे किसी कमरे में बंद नहीं किया गया, तो मैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में था। तो आप कैसा देखते हैं कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस सारी डेवलपमेंट में चौधरी परवेज लाई साहब का भी इनटेक था, वो शामिल थे। हाउ डू यू सी इट? देखिए, चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर ये बिल्कुल इस पे एक सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि परवेज लाई साहब मेरे ख्याल में बड़े मजे में सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। लेकिन देन अगेन जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले दे दी उस पर सवालिया निशान उठना शुरू हो गए कि शायद चौधरी साहब ने कोई जनाब मिल मिला के कोई गल की है या कोई ऐसा जैसा कि उस्मान बुज़दार साहब की वक्त में किया था, इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जो है नून लीग से करवा दी थी। मतलब इस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स उठते रहते हैं उनपे, लेकिन द पॉइंट इज के एंड रिजल्ट क्या है, व्हाट इज एंड रिजल्ट? ये तो सारी गिमिक्स है ना, ये तो गेम्स है which are played in the politics, but what is the end result? The end result is कि चौधरी साहब चाहते ये थे कि असेंबली डिसॉल्व ना हो, नहीं हुई, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख ले। और उसके अलावा जनाब ये भी कहा जाता था कि जनाब कि चौधरी बरादरान जो है वो कह रहे हैं कि 99% लोग चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व ना हो, नहीं हुई। इमरान खान ऑन द अदर हैंड कह रहे थे कि जुम्मे को असेंबली डिसॉल्व करके छोड़ा था, तो वो नहीं हुआ। So basically objectives were met by चौधरी शुजात साहब, और चौधरी बरादरान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने मीट कर लिए उसको। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि 11 जनवरी से पहले एतबात का वोट लेते नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल में ले ले तो बहुत अच्छा है, the sooner the better, लेकिन ऑन द अदर हैंड बनी गाला से तो ये आवाजें आ रही है, बल्कि आजकल तो खैर गाला में सुनसान पड़ा हुआ वहाँ पे, लेकिन जमान पार्क में से आवाजें ही आ रही है कि जनाब इन्होंने फिर इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी है, और ये फिर जनाब एडमेंट है कि जनाब असेंबली हम डिसॉल्व करेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं कि हम डिसॉल्व करेंगे, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बेसिकली दे आर मूविंग फॉरवर्ड, इससे आगे चला गया काम, और वो आगे काम ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 सितंबर को मुझे एक इंटरव्यू दिया था जी। और उसमें मैंने उनसे बड़ा क्लियरली पूछा था कि आप व्हाट डू यू फोरसी, इलेक्शन कब होने चाहिए? तो ही सेड कि जी एनी टाइम फर्स्ट क्वार्टर 2023। सो एनी टाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 मीन मतलब रोजे शोजे रख लो, ईद कर लो, उस तो बाद इलेक्शन वाले पास तुर पो। हाँ साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी 15 दिन पहले उन्होंने यही कहा था कि इलेक्शन जब भी हो जाए हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो इस वक्त ये चाय की प्याली में तूफान उठा हुआ है, तो आप मतलब जाहिर है कि इसका मतलब मकसद क्या है? सर आप बहुत बड़े, आप मजे में जर्नलिस्ट हैं, हम सारी जिंदगी आपसे आपको देखते रहे, सुनते रहे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं अभी। चलो एज ए शागिर्द आपका मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज ऑल यू नो, दिस इज सो लाइक यू नो कीपिंग द पॉलिटिकल पार्टीज लाइव, पॉलिटिकल लीडरशिप्स लाइव, ताकि अपने आप को जिंदा रखने की एक जस्तजू है
कि भाई पॉलिटिक्स ही तन पता है, साड़ी लोगों की मेमोरीज भी बड़ी शॉर्ट होती है, असि भुल आ जाते हैं। तो सारे हम पॉलिटिशियंस ने अपने आप को जिंदा रखना होता है, लाइव रखना होता है इन द पॉलिटिक्स, इन द गेम। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। अच्छा राणा साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्राउंड्स हैं और जैसे ज़िमनी इंतखाबात का भी रिजल्ट आए, आप मतलब मुझे एक्सपर्टीज आपकी चाहिए क्योंकि आपकी बड़ी क्लोज नजर है इसके ऊपर। दो इस वक्त जो वोट बैंक है वो किधर है इस वक्त नजर आ रहा है कि जो नजर आ रहा है वाकई ऐसा है कि जनरल इलेक्शंस में कुछ चेंज नजर आती है आपको? उसमें ये शामिल कर लीजिएगा पुअर गवर्नेंस और महंगाई इस दौर में जो हुई है, वो के पहले भी थी। You know, whatever the politicians sitting in the corridors of power, इस वक्त जितने भी पीटीआई की जमातें बैठी हुई है, they have got nothing to sell to the masses. कुछ बेचने के लिए है नहीं, कोई सौदा बेचने से है कोई नहीं है ना। मरकजी और सूबाई सारी हुकूमत को everyone, I'll be very honest, सबके सब एनजीए का। Right. तो क्या करेंगे when they hit the elections में जाएंगे तो इलेक्शन में जाके लोगों को क्या कहेंगे जी असि ताड़े वास्ते की कीता है? They've got nothing to say, nothing to sell. मुझे नहीं समझ आती है कैसे जाके लोगों को कहेंगे जी असि जनाब फलां चीज जेडी है वो अगर 100 रुपए दी सी असि 500 रुपए दी कर दी सानू वोट दे दियो। फेस किस तरह करेंगे? Who's going to buy that? I'm just giving a vague example. लेकिन who's going to buy that? नहीं हो सकता। लेकिन you never know. It's a tricky field. It's a very slippery political field in Pakistan. It's a day-to-day politics. इलेक्शन में कोई विनिंग स्प्री चले तो फिर उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है, किसी की भी हो। Exactly. Yeah. अच्छा राणा साहब, मुझे बताइए कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में 3 साल भी है टेन्योर जो है वहाँ की पार्लियामेंट्स की, 4 साल भी है, हमारी 5 साल है। तो एक तजवीज़ आई है, क्या नाम है उसका जी? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। अच्छा, उन्होंने कहा जी 3 साल कर दीजिए। तो फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ट्वीट किया कि कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहम काना बात है। पाकिस्तान की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल और गवर्नमेंट्स देख कर, मतलब आप इसके बारे में आपका टेक चाहूँगा मैं। सर ना 3 साल करो ना 5 साल करो, 4 साल करो। That's good. बीच की बात है, बार्गेन नहीं, इसके लिए there should be some solid reasons ना जी। लेकिन 5 साल बनती नहीं है सर, 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम। Yes. तो बेसिकली 4 साल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। थैंक यू सो मच। देखिए वही बात जो मैंने आपको कहा, नहीं, 4 साल ठीक है। जो हमारी हुकूमत है वो ये कहती है, वो ये अब आपको कहती है कि 5 साल इसलिए कि हमें तो आहिस्ता नहीं, हमें तो आहिस्ता सेटल होने में इतना टाइम लग जाता है। वो कहते हैं असि 5 साल कर लीजिए, ताड़ी वारी आएगी 3 साल कर देंगे। मतलब 4 साल इनफ है, सही कह रहे हैं उनका। मैं भी यही इस बात का आम ऑफ ओपिनियन कि जो टेन्योर है 4 साल होना चाहिए। 5 साल तक तो एक ईरा गुजर जाता है। 1 साल और सही है, 1 साल कम सही, मुझे मतलब नहीं फर्क पड़ता। डेढ़ जो आपका जाहिर है कि अवाम तंग भी आ जाते हैं ना, शक्लें देख के, उनकी हरकतें देख के। कौन सी बीवी और वो बीवी वाली बात है, बीवी से तंग कम लोग आते हैं, अच्छी बीवी हो तो। एग्जैक्टली। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको तज्ज़िये और तबसरे पसंद आए होंगे। 1 बजे तक की जो डेवलपमेंट है वो आप शेयर किए, और आगे आने वाले पूरे दिन में 1 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी हमने आपसे बात की है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, यानी कि हम कल भी आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।